बजट क्या होता है और इसमें टैक्स की क्या भूमिका होती है। जरा सोचो कि अगर सरकार के पास पैसा ही ना हो तो वो स्कूल, रोड्स और हॉस्पिटल्स को कैसे चलाएगी। हर साल जो प्रक्रिया इस सवाल का जवाब देती है उसे ही हम बजट कहते हैं। बजट का मतलब सिर्फ टैक्स के बढ़ने और घटने से ही नहीं होता, बल्कि बजट हमें पूरी डिटेल में बताता है कि सरकार की इस साल की क्या प्लानिंग है। जैसे कितना पैसा आएगा, कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ पर खर्च होगा। इसी बात को डिटेल में समझने के लिए बजट नाम की एक प्रक्रिया शुरू की गई। जैसे कि आमतौर पर घरों का खर्चा होता है, सैलरी आएगी और उसमें से बिजली, पानी और बच्चों की फीस के साथ साथ कुछ सेविंग्स भी होगी। अगर इसी बात को 140 करोड़ लोगों के सामने रखा जाए तो वही बजट की प्रक्रिया होती है। दरअसल ये टैक्स का मामला बहुत पुराना है, जो कि राजा महाराजाओं के टाइम से है। राजा महाराजाओं के टाइम पर भी हमें दो प्रकार से टैक्स देना पड़ता था। पहला बाली, जिसमें हम लोग अपनी तरफ से सरकार को तोहफा देते थे अपनी हिफाजत करने के लिए। नंबर 2 पर आते हैं बागा। बागा, जिसे लगान भी कहा जाता है, वो भाग होता है था जिसमें से अपनी फसल में दिया गया हिस्सा होता था। हाँ, जिस टॉपिक पर लगान मूवी बनी थी। तो ऑफिशियली सरकार के पास पैसे आने के 3 मेन सोर्सेस होते हैं। नंबर 1 टैक्स, नंबर 2 गवर्नमेंट कंपनीज का प्रॉफिट और नंबर 3 गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने वाला लोन। टैक्स देना किसी पनिशमेंट की तरह नहीं, बल्कि किसी कंट्रीब्यूशन की तरह होता है, जो कि हर व्यक्ति की सैलरी या इनकम पर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर हमें ये पता चलता है कि टैक्स ही बजट की बैकबोन होता है, जो कि इनकम टैक्स, पेट्रोल टैक्स और जीएसटी मिलाकर सरकार का खजाना भरते हैं। बजट डिसाइड करता है कि किस काम से आए हुए पैसा किस काम पर कितना, कहाँ और कैसे लगने वाला है। इस साल आए हुए बजट में हमें ये देखने को मिलता है कि इस साल बजट का मूड है रूल्स को सिंपल और इजी बनाना और साथ ही हर व्यक्ति को बजट का फ़ायदा पहुंचाना। टैक्स का यूज़ यहाँ पर बैलेंस करने के लिए है, ना ज़्यादा प्रेशराइज का झंझट और ना ज़्यादा रिलीफ देने की ज़्यादा बड़ी कोशिश। वैसे इस साल का टोटल बजट है 54 से 58 करोड़ रुपए। अब इनमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट वहाँ पर खर्च होने वाला है जो कि पहले हमने कर्ज ले रखा था वर्ल्ड वाइड बैंक से, क्योंकि इस साल के बजट का भी 20 से 21% पुराने कर्ज में जाने वाला है। वैसे इस मुद्दे से आम आदमी को ना तो कोई फ़ायदा है और ना ही कोई नुकसान, यानी कि आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं है। देश का भविष्य शुरू होता है सरकार को दिए जाने वाले खर्च से, जिसका 18 से 19% भाग सरकार को खर्च के लिए दिया जाता है, जिसमें सरकार लोगों की पेंशन, उनकी सैलरी और बाकी का जो बचा वो सरकारी दामादों को दहेज के तौर पर दिया जाता है। इस बजट का 1314% हिस्सा हाईवे, मेट्रो और अन्य परिवहनों में खर्च किया जाता है। यहाँ से सीधा आम आदमी को असर शुरू होता है। इस साल के बजट का 8 से 9% यानी कि 7.85 लाख करोड़ रुपए जवानों की सैलरी और सैन्य सुरक्षा पर खर्च होगा। बजट का लगभग 15 से 16% यानी कि 53.47% भाग केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर लेती हैं, जिससे कि हमें हॉस्पिटल, स्कूल्स और रोड्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए सिर्फ केंद्र सरकार को गाली देना सही नहीं है। इस बजट का 6 से 7% भाग स्वास्थ्य, दवाओं, अस्पतालों तथा इंश्योरेंस पॉलिसीज पर, जबकि 1.39 करोड़ रुपए स्कूल्स, स्किल ट्रेनिंग्स और अन्य से शैक्षिक मुद्दों पर खर्च होगा। इस बजट का लगभग 6 से 7% भाग जाने वाला है गरीबों पर, जिसमें कि 4.53 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। लेकिन ये पैसा कभी डायरेक्टली गरीबों को पहुंच ही नहीं पाता। ये पैसा जाता है सीधे उन नेताओं की तरफ जो इसे खाकर अपना वजन बढ़ाते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्हें विदेशों में भेजते हैं। पर इतने अच्छे बजट होने के बावजूद हम इतने पीछे क्यों रह गए हैं कि अमेरिका जैसा देश 50% टैरिफ लगाने की धमकी देकर, आंखें निकाल कर हमें डराने धमकाने की कोशिश करता है।
वहीं ओलंपिक्स में हमारी हिस्सेदारी इतनी कम है कि 1.5 अरब आबादी वाले इस देश में जितने मेडल हर ओलंपिक में आते हैं उतने मेडल हर बार कई ज़्यादा हमसे कम जनसंख्या वाले देश ले आते हैं। कुल मिलाकर अगर हम अपने सारे मेडल्स को जोड़ें, जिसमें ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर को जोड़ें, तब भी हम किसी एक कंट्री के बराबर मेडल नहीं ले पाए हैं। सबसे ज़रूरी बात, जितने इन्वेंशंस पूरे वर्ल्ड में होते हैं उससे 1% से भी कम उसमें भारत की हिस्सेदारी होती है। ये स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है और हमें लाचार बताने का ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम अपना उतना पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च नहीं कर पाते जितना कि अन्य लोग करते हैं। इसलिए शायद हमें आज भी विकासशील यानी कि पिछड़े हुए देशों में गिना जाता है। इन सारे सवालों का जवाब है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार शुरू होता है वहाँ से जहाँ पहले वो लोग जो अपना काम कभी ईमानदारी से करते ही नहीं हैं, दूसरे वो लोग जो ईमानदारी से काम करने वालों को रोकते हैं, तीसरे वो लोग जो अपने ओहदे और अपनी पोजीशंस का इस तरह से गलत फ़ायदा उठाते हैं कि हम भ्रष्टाचार को भारत में एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में देखते हैं। तो इन तीनों तरह के लोगों को हम ही लोग रोक सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये अज्यूम करूं कि मैं कोई अकेला व्यक्ति नहीं बल्कि एक देश हूं, तो निश्चित रूप से ही हम सभी लोग एक ऐसे मुकाम पर होंगे जहां पर कोई भी देश नहीं पहुंचा है। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं जितने भी अच्छे बुरे काम हैं वो कोई दूसरा व्यक्ति आकर कर लेगा। हमें अपनी इसी सोच पर सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, वरना कई बजट आते रहेंगे, कई बजट जाते रहेंगे और हमारा देश ऐसे गर्त में चला जाएगा जहां से निकालने में हमें कई शताब्दी निकल जाएंगी। और जब तक कई देश उस अर्श पर पहुंच जाएंगे कि हम सदियों में भी उनके बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। करप्शन शुरू होता है मुझसे, करप्शन शुरू होता है आपसे, और इसे मिटाने के लिए भी कोई आकाश से उतरने वाला नहीं है। हमें ही इन पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इन चिंताजनक पहलुओं को दूर करने की ज़रूरत है। तो जब भी अगर आप अपने आप को देशभक्त मानते हो तो अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या हम लोग सत्ता से तर्क कर पाते हैं? अगर हम लोग सत्ता से तर्क नहीं कर पाते तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत और गांधी जी की मृत्यु बेकार है और हम फालतू में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सिर्फ बच्चे पैदा करना और रोटी खाकर सो जाना ही एक अच्छा जीवन नहीं होता है। तो अगली बार जब आप खुद को देशभक्त बताएं तो एक बार जरूर सत्ता से तर्क करें। धन्यवाद। ऐसी अद्भुत और अद्वितीय वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।